नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बिडन एकेडमी बूचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, अपने बात कर रहे थे पिछले क्लास में क्लास 10th साइंस की, जिसमें अपना चैप्टर चल रहा था सेकंड अम्ल क्षारक एवं लवण का। और पिछली क्लास में बच्चों हमने बात कर ली थी पीएच के बारे में। अब पीएच के बाद आता है बच्चों पीएच स्केल। पीएच स्केल, अब पीएच स्केल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। पीएच स्केल के आधार पे कुछ अपने क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कुछ पदार्थ दिए हुए मिलेंगे जिनकी हमको पीएच पता करनी होती है। तो बच्चों यहाँ पर अपने पीएच स्केल की बात करें तो जिस प्रकार अपने तापमान मापने के लिए थर्मामीटर यूज किया जाता है, उसी प्रकार पीएच का मापन करने के लिए बच्चों पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। पीएच स्केल एक विशेष प्रकार का अपने बोल सकते हैं मापक यंत्र है या स्केल है, जिसका जो आविष्कार है वो 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस पीएच के अंदर हमने बात कर रही थी, जो पी है वो एक सूचक होता है, जिसका अगर हम शाब्दिक अर्थ बात करें तो जर्मन भाषा का शब्द पुशांस है और उसका अर्थ होता है शक्ति। लेकिन अपने यहाँ पर पीएच स्केल की बात करें तो अपने कह सकते हैं किसी विलयन की पीएच का मापन करने वाला स्केल पीएच स्केल कहलाता है। पीएच स्केल कहलाता है, अर्थात अपने कह सकते हैं किसी विलयन में अम्ल व क्षार की सामर्थ्य का पता लगाने वाला स्केल। सामर्थ्य का पता लगाने वाला स्केल पीएच स्केल कहलाता है। पीएच स्केल कहलाता है। ये तो अपने आगे बच्चों पीएच स्केल की डेफिनेशन। अब अपने पास आता है कि पीएच स्केल का निर्माण किसने किया और पीएच स्केल में मान कहाँ से लेकर कहाँ तक होते हैं और किस प्रकार अपने पीएच का पता लगाते हैं। तो अपने बात करते हैं पीएच स्केल का जो निर्माण किसने किया था। पीएच स्केल का निर्माण, जो पीएच स्केल है, इस पीएच स्केल का निर्माण सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था बच्चों? पीएच स्केल का नाम जो अपने बात करें आविष्कार सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब देखिए, अब अपने बात करते हैं पीएच स्केल पर 0 से 14 तक मान लिखे होते हैं या मान अंकित होते हैं। कितने बच्चों? 0 से लेकर 14 तक मान है वो अंकित होते हैं। जैसे अपने एक पीएच स्केल की सामान्य सी बात कर लेते हैं, किस प्रकार स्केल होता है ये। इस प्रकार से अपने स्केल होता है।
इस प्रकार से जैसे अपने एक सामान्य स्केल होता है उसी प्रकार का एक स्केल होता है। जिस प्रकार अपने एक सामान्य स्केल है उसी प्रकार के स्केल है, लेकिन इसके ऊपर जो मान होते हैं वो 0 से लेकर, जैसे यहाँ पर 0 हो गया, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 तक हो गए। उसके बाद बच्चों 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये 14 तक इस पर मान होते हैं। अब देखो बच्चों अपने यहाँ पर बात करें तो जो 0 है यहाँ से अपने नेक्स्ट इस साइड अपने चलते जाते हैं, इसको अपने थोड़ा सा सही कर लेते हैं। इस प्रकार से ये स्केल होता है। यहाँ पर अपने बात करें तो यहाँ पर H प्लस साइन और इधर बच्चों OH माइनस आइन। अब देखो यहाँ पर ये जो 7 है यहाँ पर क्या होता है बच्चों, उदासीन होता है। इस पेज 7 पर क्या होता है, उदासीन होता है। अब इस पेज 7 से इधर चलते हैं तो बच्चों इधर क्या होगा, क्षारीय होगा। इधर क्या होगा, क्षारीय। इस साइड क्या होगा, अम्लीय। इस साइड क्या होगा, अम्लीय। यानी इस साइड अपने कह सकते हैं बढ़ता अम्लीय मान। 7 से इस साइड चलते हैं तो बच्चों जो अम्लीय मान है वो बढ़ता जाता है। इधर चलेंगे तो बढ़ता क्षारीय मान। इस साइड चलेंगे तो बच्चों 7 से इस साइड चलते हैं तो अपने क्या होगा, क्षारीय मान बढ़ता जाता है। हाँ तो बच्चों अपने यहाँ पर पेज स्केल की बात कर रहे थे, तो जो पेज 7 है तो उदासीन है। अगर मान लो यहाँ पर अपने पेज के समीकरण लिखते हैं तो अगर अम्ल की बात करें तो जो अम्ल होती है, या फिर अपने बात करें सबसे पहले अम्ल की बात कर रहे हैं तो अम्ल बच्चों क्या होगा, या फिर अपने ऐसे लिख सकते हैं जो पीएच है ये पीएच व्युत्क्रमानुपाती है अम्ल की। यानी अगर बच्चों पीएच बढ़ेगी तो अम्लीय गुण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको अपने समीकरण फर्स्ट नाम दे देते हैं। इसी प्रकार जो पीएच है वो समानुपाती होती है क्षार के, इसको अपने समीकरण मान लो 2 नाम दे देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से अपने एक साथ लिख लेते हैं। पीएच समानुपाती तो किसके है बच्चों, क्षार के, और व्युत्क्रमानुपाती किसके हैं, अम्ल के। यानी अपने कह सकते हैं कि जो पीएच अगर जैसे ही बढ़ेगी तो क्षारीय मान क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। क्षारीय मान क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर देखो जैसे ही पीएच बढ़ती जा रही है, पीएच बढ़ती जा रही है, यानी यहाँ पर 0 है तो ये प्रबल अम्ल है। जैसे ही पीएच बढ़ती गई तो क्या हो गया, क्षार आ गया। पीएच 14 होती है क्या हो गया, प्रबल क्षार आ गया। यानी अपने कह सकते हैं जब पीएच 0 से 7 तक तब अम्लीय माध्यम होगा। तब माध्यम कैसा होगा बच्चों, अम्लीय होगा, यानी अम्ल होगा। पीएच 7 है तो कैसा होगा, उदासीन होगा, उदासीन माध्यम होगा। अगर पीएच बच्चों कितनी है, 7 से 14 तक है, तब क्या होगा, क्षारीय माध्यम होगा या क्षार होगा। तो अपने यहाँ पर बात करें बिल्कुल जब 7 पीएच है तब तो वो क्या है, उदासीन है। अगर 7 से अधिक पीएच होती जाती है तब बच्चों क्या होगा,
क्षारीय विलीन हो जाएगा या फिर वो क्षार हो जाएगा। अगर 7 से कम पीएच आती है तब वो अम्लीय हो जाएगा। अगर बिल्कुल 0 पीएच है तो वो क्या है, प्रबल अम्ल है। अगर बिल्कुल यहाँ पर बात करें 14 जो पीएच है वो क्या है, प्रबल क्षार है। अपने यहाँ पर बता सकते हैं इस आधार पे प्रबल अम्ल कौन सा होगा। प्रबल अम्ल होगा पीएच 0 वाला, जैसे HCl की बात करते हैं अपने। अगर हम बात करें बच्चों प्रबल क्षार की, प्रबल क्षार कौन सा होगा, पीएच 14 वाला। कौन सा होगा बच्चों, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया अपने। तो ये हो गया अपने बच्चों पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या काम आता है, किसी विलयन की पीएच मापने वाला स्केल पीएच स्केल कहलाता है। इसका जो निर्माण किया था वो किया था सन 1909 में। किसने बच्चों, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। और इसमें अगर पीएच की बात करें तो पी क्या है, यहाँ पर एक सूचक है, यानी अपने कह सकते हैं पीएच स्केल में पी एक सूचक होता है। पी एक सूचक होता है। पी क्या है बच्चों, यहाँ पर एक सूचक है। पीएच स्केल में पी क्या एक सूचक होता है। और जो जर्मन भाषा के एक पुशांस शब्द से बना है, और पुशांस शब्द का जो अर्थ होता है वह अर्थ होता है बच्चों शक्ति से। और H का मतलब होता है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयनों की जो शक्ति है वही क्या कहलाती है बच्चों, पीएच कहलाती है। और पीएच का जो अपने मापन करते हैं वो किससे करते हैं, पीएच का मापन अपने करते हैं पीएच स्केल से। अब अपने पास आते हैं पीएच स्केल का अपने पीएच का महत्व है। नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक आता है वो आता है बच्चों पीएच का महत्व। तो पीएच का महत्व इसमें आपको समझना है। पीएच का महत्व हमारे दैनिक जीवन में कहाँ आता है। उसके बाद हम कुछ पदार्थ दिए गए जिनकी पीएच है उसकी अपने बातें करेंगे, लेकिन पहले अपने पीएच का महत्व देख लेते हैं। तो पीएच के महत्व की अगर बात करें तो सबसे पहले पौधे व पशुओं पर अपने बात करते हैं। पौधों व प्राणियों पर पीएच का प्रभाव। पौधों व प्राणियों पर पीएच का प्रभाव, यानी कहने का पीएच के महत्व की बात करें तो दैनिक जीवन में पीएच हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी इसकी अपनी बात करते हैं तो पीएच का महत्व ही हो गया। उपयोगिता बोल सकते हैं, महत्व बोल सकते हैं, एक बात है। तो पीएच का महत्व, पहले पौधों व प्राणियों पर पीएच का प्रभाव, यानी पौधे और प्राणियों में पीएच की क्या उपयोगिता है, या फिर अपने बात करें पीएच का क्या महत्व है। तो अपने बात करते हैं बच्चों पीएच, जो प्राणी और पौधे होते हैं वो एक निश्चित पीएच पर ही जीवित रह पाते हैं। यानी पौधों व प्राणियों की जैविक क्रियाएं जो जैविक क्रियाएं हैं वह एक निश्चित पीएच, और निश्चित पीएच होती है 7 से 7.8 के बीच में। पौधों या प्राणियों की जैविक क्रियाएं एक निश्चित पीएच, और निश्चित पीएच कितनी होती है बच्चों, 7 से लेकर 7.8 तक। 7.0 से 7.8 पर सुगमता से पूर्ण होती है, सुगमता से संपन्न होती है, संपन्न होती है। यानी अगर पीएच इससे कम या ज़्यादा हो जाए तब भी बच्चों क्रियाएं तो होंगी, लेकिन अगर हम बात करें सही तरीके से या फिर बढ़िया तरीके से बिना किसी व्यवधान के अवरोध के, जो पौधों और प्राणियों के जैविक क्रियाएं हैं वो किस पीएच पर संपन्न होती है, वो 7.0 से लेकर 7.8 पीएच पर संपन्न होती हैं। अगर ये पीएच बनी रहेगी तब बच्चों अपने क्या कर सकते हैं, ये अपनी क्रियाएं सुगमता से चलती रहेंगी। अगर मान लो इससे पीएच कम होगी तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्षार के साथ अभिक्रिया करवाए, किसी प्रकार से ये पीएच निश्चित लेकर आ जाएंगे, ये पीएच निश्चित बनाए रखेंगे। तो पहला महत्व क्या होगा, पौधों और प्राणियों पर पीएच का प्रभाव हो गया, यानी जैविक क्रियाओं पर प्रभाव हो गया। दूसरा बच्चों अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा की बात करें 2 नंबर अपने पास प्रभाव आता है अम्लीय वर्षा का। अम्लीय वर्षा
अम्लीय वर्षा की बात करें तो अम्लीय वर्षा क्या होती है, बारिश की अगर जो बारिश है उसके जल की pH अगर 5.6 से कम आ जाती है तब उसको अपन बोलते हैं अम्लीय वर्षा। यानी जब वर्षा जल की pH 5.6 से कम हो जाती है, 6 से कम हो जाती है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है अम्लीय वर्षा, तो इसे अपने क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब देखो अम्लीय वर्षा के नुकसान क्या है। अम्लीय वर्षा pH कितनी हो, 5.6 से अगर कम हो जाए तो उसे अपने क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे। और ये किसके कारण हो जाता है, ये जो अपने सल्फर डाइऑक्साइड CO2 जो गैसें निकल रही हैं ये क्या होती है बच्चों, अधात्विक ऑक्साइड का रूप ले रही है। और अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, अपने अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब देखो जब अम्लीय प्रकृति के ये हैं तो वर्षा के जल की pH भी क्या कर देंगे, 5.6 से कम कर देंगे। और 5.6 अगर इससे pH कम हो गई तो वह वर्षा कहलाती है अम्लीय वर्षा। अब अम्लीय वर्षा के नुकसान क्या क्या हैं वो देख लीजिए अपने। अम्लीय वर्षा के नुकसान, अम्लीय वर्षा की नुकसान, ये अपने अम्लीय वर्षा और इसके नुकसान है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 1 नंबर बात करें तो इमारतों को नुकसान होता है, इमारतों को नुकसान होगा भी। कोई भी इमारत है उसके ऊपर यदि अम्लीय वर्षा आती है तो बच्चों उसका संक्षारण होगा और इमारतों का विघटन प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा अपने बात करते हैं पेड़ पौधों का विनाश, यानी जब पेड़ पौधों पर भी अम्लीय वर्षा गिरती है तब बच्चों उनमें भी क्या होगी, पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लग जाती हैं, पेड़ पौधे नष्ट होने लग जाते हैं। दूसरा अपने नेक्स्ट बात करें तो क्या होगा, मिट्टी की pH का बढ़ना। हमने बात की थी कोई भी प्राणी हो, पादप हो या फिर अपने बगीचे की या खेतों की जो मिट्टी होती है वो एक निश्चित pH की होती है। और निश्चित pH पर ही क्या होता है, उनके अंदर जो फसलें वो उग पाती हैं, फसलें उत्पन्न हो पाती हैं। यदि pH कम हो गई तब बच्चों वो फसलें नष्ट होने लग जाएगी और हमारे सामने अन्न की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाएगी। इसके अतिरिक्त बात करते हैं जलीय जीवों का विनाश, जलीय जीवों का विनाश। अब जलीय जीवों का विनाश कैसे होगा, यदि ये अम्लीय वर्षा हो रही है तो इस अम्लीय वर्षा का जो जल है वो बच्चों नदियों में जाएगा, नदियों से समुद्रों में जाएगा, जिससे नदियों और समुद्रों के जल की जो pH है वो कम हो जाएगी और उस कम pH पर जो प्राणी है वो जीवित नहीं रह पाते। तो अपने कह सकते हैं कि अगर अम्लीय वर्षा हो रही है तो जलीय जीवों का भी विनाश होना तय है। ये अम्लीय वर्षा हो गई। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, जब बारिश हो रही है और उस बारिश के जल का जो pH मान है वो 5.6 से कम हो जाए उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा के नुकसान क्या क्या है, इमारतों को भी नुकसान होगा, पेड़ पौधों को नुकसान होगा, मिट्टी की pH बढ़ जाएगी जिससे फसलें उत्पन्न नहीं हो पाएंगी, जलीय जीव है उनका विनाश हो जाएगा। अभी तक हमने इसके अपने 2 प्रभाव देख लिए, pH का महत्व देख लिए, पौधों व प्राणियों पर pH का प्रभाव, अम्लीय वर्षा, और इसके बाद वाले अपने अभी करेंगे, लेकिन इससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा आता है बच्चों अपने पाचन तंत्र पर pH का प्रभाव, यानी अपने pH का महत्व देख रहे थे। तीसरा है पाचन तंत्र पर pH का प्रभाव। अपने बात करते हैं बच्चों, आमाशय के अंदर जो अपने pH होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि आमाशय के अंदर जो HCl स्रावित होता है उसके कारण आमाशय की जो pH है वो बहुत कम हो जाती है। यानी अपने कह सकते हैं आमाशय में
भोजन बहुत कम पीएच, बहुत कम पीएच और लगभग अपने बात करें तो 1 से 2 के बीच में, बहुत कम पीएच, लगभग 1 से 2 के मध्य, 1 से 2 के मध्य होती है, पर भोजन पचता है। यानी अमाशय के अंदर जो पीएच है वो बच्चों 1 पॉइंट, अपने एनसीईआरटी में डायरेक्ट देखें तो 1.2 दे रखा है, लेकिन अपने मान के चलते 1 से 2 के बीच में जब पीएच होती है तब भोजन का पाचन बढ़िया तरीके से होता है। अगर इससे कम पीएच हो जाए तब बच्चों क्या हो जाती है, पेट में जलन हो जाती है, जिसको अपने बोलते हैं एसिडिटी। यानी अपने बात करें इससे कम पीएच होने पर आमाशय में जलन होने लग जाती है, आमाशय में जलन होने लग जाती है, जलन होने लगे जाती है, जिसे एसिडिटी कहते हैं, जिसे एसिडिटी कहते हैं। यानी आमाशय की जो पीएच है वो अगर इससे कम हो जाती है तब आमाशय में क्या हो जाएगी, जलन उत्पन्न हो जाएगी, और इस जलन होने को अपने क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। अब जो एसिडिटी हो गई अपने नॉर्मल भाषा में बोलते हैं तेजाब बनना। इसका उपचार किससे करेंगे, क्षार के द्वारा करेंगे, और क्षार के द्वारा जब इसका उपचार करेंगे तो अपने किसका उपचार करेंगे बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। यानी एसिडिटी का उपचार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे एंटासिड, एंटासिड या प्रति अमल से करते हैं, प्रति अमल से किया जाता है, किया जाता है। अब बच्चों यदि हमें इसकी पीएच पता नहीं हो तब हम क्या इसका उपचार कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तब बच्चों आपको अगर पीएच पता है तब हम बता सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्बल अम्ल जिसकी पीएच होती है बच्चों 10 के लगभग, इसका उपयोग करके इस अपने एसिडिटी को कम कर सकते हैं। क्योंकि अपने एसिडिटी हो रही है, जब एसिडिटी हो रही है उस समय पीएच कम हो रही है, जैसे अपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करेंगे तो पीएच का मान बढ़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी बच्चों, अपने जो एसिडिटी है वो कम हो जाती है। अब देखो दंत क्षय, नेक्स्ट आता है अपने पास दंत क्षय पर प्रभाव, दंत क्षय। वैसे अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि सभी बोलते हैं खाना खाने के बाद टूथपेस्ट किया करो। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम अपने खाना खाने के बाद कुछ भोजन के कण दांतों के बीच में फंस कर रह जाते हैं, जिससे क्या होगा बच्चों, जो अपने बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया उनका विघटन करते हैं भोजन के कणों का और अम्ल का निर्माण करते हैं, जिसके कारण मुंह की जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाती है, 5.5 हो जाती है, और उससे हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जिसको इनेमल बोलते हैं उसका विघटन प्रारंभ हो जाता है। यानी दंत क्षय की बात करें तो बच्चों मुंह की पीएच जब 5.5 या इससे कम हो जाती है, 5.5 इससे कम हो जाती है तो इससे हमारे दांतों या अपने बात करें इनेमल का, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ अपने शरीर का, यानी हमारे दांतों का
क्षय प्रारंभ हो जाता है, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अब इसके उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके उपचार के हमें पता है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ हुआ है, जब मुंह की पीएच बहुत कम हो गई है। यदि हम ऐसे टूथपेस्ट का उपयोग करें जिनमें क्षार हो या लवण हो, जो इस पीएच को क्या कर दे, बढ़ा दे, तो अपने ये तो भी कर सकते हैं ना जब हमें इसकी पीएच पता हो। तो ये क्या हो गया? पीएच का उपयोग हो गया, यानी दंत क्षय को रोकने में पीएच का महत्व होता है या पीएच का अपने उपयोग होता है। अब देखो, आपने देखा होगा या अपने बात करें मधुमक्खी, मधुमक्खियां, ततैया के काटने का उपचार, के काटने का उपचार। अब देखो बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जब भी हमें मधुमक्खी या कोई ततैया काटता है तो उसके द्वारा बच्चों एक जो अपने डंक को, जिसको कांटा बोलते हैं, वो चुभोया जाता है और उसके अंदर क्या होता है? अमल होता है। और उस अमल के कारण हमें क्या होता है बच्चों? दर्द उत्पन्न होता है। उस अमल के कारण क्या होता है? दर्द उत्पन्न होता है। और उस दर्द अपने क्या करते हैं? उस दर्द को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? अमल। यदि क्षार लगाएं तब बच्चों उसका प्रभाव अमल का कम हो जाएगा। ऐसे मान लो यहाँ पर मधुमक्खी ने काटा, मधुमक्खी ने जैसे ही काटा तो एक कांटा सा चुभोती है, उस कांटे में क्या अमल होता है, तो अमल के कारण यहाँ पर दर्द हो रही है। आपने देखा हो कि गर्म लोहे की जो वस्तु, उस लोहे की वस्तु को अपने लगाते हैं तो दर्द कम हो जाता है, क्योंकि अपने जो कांटा है उसके अंदर क्या है? अमल है। और कोई भी धातु की कोई वस्तु उसके ऊपर ऐसे लगाते हैं तो वो धातु ऑक्साइड है, और अमल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? लवण बना लेता है, और धीरे धीरे उस अमल का प्रभाव कम हो जाता है और हमारे दर्द नहीं होता। तो ये हो गया मधुमक्खी और ततैया के काटने पर इसका उपचार हम पीएच के आधार पर कर सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों, एक अपने टॉपिक दे रखा है, प्रकृति भी उदासीनीकरण का विकल्प देती है। प्रकृति भी उदासीनीकरण का विकल्प देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकृति भी उदासीनीकरण का विकल्प देती है। कैसे देती है इसको स्पष्ट कीजिए। तो हम जब भी पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पर एक नेटल नाम का पादप मिलता है। पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर एक नेटल नामक पादप मिलता है, और उस पादप की जो पत्तियाँ होती हैं उन पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं। उन कांटों में बच्चों मेथेनोइक अम्ल होता है। उन कांटों में अगर बात करें तो उसमें कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है बच्चों? मेथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल होता है। जैसे हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, अगर हम नेटल पादप को छू लें तो उस नेटल पादप के छूते जो कांटा हमारे चुभेगा तो उस कांटे में कौन सा अम्ल होगा बच्चों? मेथेनोइक अम्ल होगा। कौन सा अम्ल होगा? मेथेनोइक अम्ल होगा। और उसके कारण हमें क्या होगा? दर्द उत्पन्न होगा। अब उस नेटल पादप के पास में ही एक डोक नामक पादप होता है, और डोक जो होगा वो क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होगा बच्चों? क्षारीय प्रकृति का। अब जब नेटल पादप का कांटा चुभा है तो उसमें मेथेनोइक अम्ल है तो हमें दर्द हो रहा है, लेकिन पास में ही जो डोक पादप है उसकी पत्तियां अगर तोड़ के हम ऐसे लगा लेते हैं ऊपर, तो वो कैसी क्षारीय प्रकृति की हैं। तब बच्चों इस अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करेंगे तो उदासीन हो जाएंगे और दर्द हमारा कम हो जाता है। तो ये हो गया प्रकृति भी उदासीनीकरण का विकल्प देती है, क्योंकि नेटल पादप के कारण अम्ल छोड़ रहा है जो दर्द उत्पन्न कर रहा है, और पास में डोक पादप भी होता है जो क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। यानी इस अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए प्रकृति ने क्या लगा रखा है? साथ में डोक पादप भी लगा रखा है। तो ये अम्ल और क्षार क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं और दर्द कम हो जाता है। तो ये बच्चों हमने पढ़े पीएच के महत्व है। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अपनी इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में इससे आगे वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।